हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। तो मैं विजय प्रकाश आप सभी का आइकॉनिक बोर्ड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो बच्चे, जैसा कि आज हम मैथ का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। और बच्चे, ये मैथ का अध्याय 4 है। तो आज के लेक्चर में हम बच्चों इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे और आने वाली क्लासेस में हम इसके प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों, आज की हम अपनी इस प्यारी सी क्लास की करते हैं शुरुआत और पूरे चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करते हैं। ठीक भाई। तो सबसे पहले बच्चों, हमें इस चैप्टर में जानना है कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो हम बच्चों आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे हम आपके सामने यहां पर लिखते हैं 2x प्लस का 4 इक्वल आपके पास 0। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बच्चों ये कैसा समीकरण है, तो आपका जवाब होगा कि सर ये हमारे पास एक रैखिक समीकरण है। क्योंकि इसमें जो हमारे पास चर आया है, चर, उस चर की अधिकतम घात कितना दिखाई पड़ रही है? 1। क्योंकि बच्चे आप लास्ट चैप्टर में ये पढ़कर आए हो कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें चर की अधिकतम घात 1 दिखाई पड़ रही है। तो आपका जवाब होगा कि ये हमारे पास कैसा समीकरण है? रैखिक समीकरण है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास कैसा समीकरण है? रैखिक समीकरण। ठीक है। यहां पर आपको ये भी ध्यान देना है कि जो रैखिक समीकरण होता है उसका बच्चे जो मानक रूप होता है या व्यापक रूप आप बोल सकते हो, वो हमारे पास होता है ax प्लस का c। ध्यान दीजिएगा, ax प्लस का c, ये रैखिक समीकरण का कौन सा रूप होता है? ये हमारे पास इसका मानक रूप या आप इसको व्यापक रूप भी बोल सकते हो। तो ये इसका कौन सा रूप है? व्यापक रूप। यहां पर ध्यान देना, ए यक्ष का गुणांक है, सी आपके पास क्या होता है? अचर पद होता है। तो रैखिक समीकरण का ये कौन सा रूप है? व्यापक रूप। पर हमें इस अध्याय में द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो हम यहां पर एक एग्जाम्पल अगर आपके सामने लेते हैं, और ये एग्जाम्पल आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हम आपके सामने लिखते हैं 2x² प्लस का 4x और प्लस का 2 इक्वल आपके पास 0। तो आपका जवाब होगा कि सर ये हमारे पास तो एक समीकरण है, पर ये समीकरण रैखिक नहीं है। क्योंकि यहां पर जो चर हमारे पास आया है, ध्यान दीजिएगा, जो चर हमारे पास है यक्स, उसकी अधिकतम घात 1 ना होकर यहां पर कितना दिखाई पड़ रही है? 2। तो ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो बच्चे? 2 हो, उसे हम बोलते क्या है? द्विघात समीकरण। तो ये आपके पास कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण। कैसा समीकरण? द्विघात। क्योंकि यहां पर चर की अधिकतम घात कितना दिखाई पड़ रही है? 2। अब ये तो हमारे पास द्विघात समीकरण हो गया। अगर मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल लूं, और ये एग्जाम्पल हमारे पास है, यहां पर ले लेते हैं 4x² माइनस का 3 इक्वल 0। क्या ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है? तो आपका जवाब होगा हाँ। क्योंकि यहां पर भी हमारे पास चर यक्स की घात अधिकतम कितना दिखाई पड़ रही है? 2। तो ये भी हमारे पास कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। तो इसको भी हम लिखते हैं, ये भी हमारे पास कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण। अब हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप की बात करते हैं। तो यहां पर आप इसका ध्यान दीजिएगा, कौन सा रूप? व्यापक रूप द्विघात समीकरण। ठीक है। तो बच्चे, जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है वो ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल आपके पास क्या होता है? 0। ये द्विघात समीकरण हमारे पास इसी रूप का होता है। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ध्यान दीजिएगा, a हमारे पास यक्स का गुणांक है, यहां पर इस चीज को लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, a कामा x² का गुणांक है। b जो हमारे पास है किसका गुणांक है? यक्स का। तो b कामा यक्स का गुणांक है, और c हमारे पास अचर पद है। यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि a b c तीनों हमारे पास अचर पद होते हैं।
पर यहां पर जो ए दिखाई पड़ रहा है, ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। पहले इस चीज को हम यहां पर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहां पर आप ए कामा बी कामा सी, ये आपके पास कैसे पद हैं? अचर हैं। अचर का मतलब बच्चों आप अच्छे से जानते हो कि ये नंबर हैं, और ये सभी नंबर हमारे पास वास्तविक संख्याएं होंगी, रियल नंबर होंगे। पर यहां पर ध्यान आपको ये देना है कि यहां पर ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब ए क्यों 0 नहीं हो सकता? ध्यान दो बच्चे, अगर ए का मान 0 हो जाएगा तो 0 से जब आप यक्स स्क्वायर में गुणा करोगे तो ये पूरा पद कितना बन जाएगा? 0। और हमारे पास बचेगा क्या? बी एक्स प्लस का सी। और जब बी एक्स प्लस का सी बचेगा तो यहां पर यक्स की घात अधिकतम कितना हो जाएगी? आपका जवाब होगा 1। और अगर यक्स की अधिकतम घात 1 हो गई तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। तो आपको ध्यान ये देना है कि ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ए बी सी हमारे पास कैसे पद होते हैं? अचर। और यहां पर ए क्या है? यक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी क्या है? यक्स का गुणांक है। आई होप कि आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। तो हमारे पास ये जो यहां पर दिखाई पड़ रहा है द्विघात समीकरण, इसमें आप देख सकते हो यहां पर कि इस समीकरण में ए का मान आपको यहां पर कितना दिखाई पड़ रहा है? 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2 कामा। अगर यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं बताओ बी का मान कितना है, तो बोलोगे कि यक्स का गुणांक बी होता है, और बी का मान यहां पर बच्चे कितना है? यहां पर बी का मान आपके पास 4 है। मैं अगर आपसे पूछूं सी का मान कितना है, तो आपका जवाब होगा कि हमारे पास सी का मान बच्चों कितना है? 4 है। आई होप कि आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पर बच्चों हम एक बात करेंगे कि शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, शुद्ध द्विघात समीकरण की अब हम बात करेंगे। तो यहां पर इस चीज को लिख लेते हैं बॉक्स में, ध्यान दीजिएगा, शुद्ध द्विघात समीकरण। बच्चों जो शुद्ध द्विघात समीकरण होता है वो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल 0 के रूप का होता है, इस रूप का। जैसे एग्जाम्पल हम आपके सामने लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल आपके पास 0। आप देख सकते हो यक्स स्क्वायर तो है, पर इस द्विघात समीकरण में यक्स का पद आपके पास क्या है? दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे समीकरण को बोलेंगे क्या? शुद्ध द्विघात समीकरण। अगर यहीं पे हम लिख दूं यक्स स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल 0, तो ये भी हमारे पास कैसा समीकरण है? एक शुद्ध द्विघात समीकरण है। शुद्ध द्विघात समीकरण का मतलब जहां पर यक्स स्क्वायर वाला पद हो और हमारे पास अचर पद हो। अचर पद 2 है और यहां पर यक्स स्क्वायर है, यक्स का पद नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसको हम बोलेंगे क्या? शुद्ध द्विघात समीकरण। आई होप कि आप ये चीजों को समझ गए होंगे। तो द्विघात समीकरण क्या होता है आप ये चीज जान चुके हो। चलो बच्चों, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। कि जो द्विघात समीकरण होते हैं उनका हम गुणनखंड विधि द्वारा हल कैसे करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिख लेते हैं, और व्यापक रूप आप जानते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 होता है। बच्चे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, व्यापक रूप का मतलब है कि द्विघात समीकरण हमारा इसी रूप का होता है। ठीक है, चलो, तो ये हमारे पास क्या है? इसका व्यापक रूप है। अब अगर हमें इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना है तो आपको ध्यान क्या देना है? गुणनखंड विधि से हल करने में बच्चे हम ए का गुणा करते हैं किससे? सी से। ध्यान दीजिएगा, हम ए का गुणा करेंगे किससे? सी से। तो ए का जब आप सी से गुणा करोगे तो हमारे पास आएगा ए गुणे क्या? सी आएगा। क्या आएगा? ए गुणे सी। ध्यान दीजिएगा, तो इनका गुणा करोगे तो इनका जो गुणनफल आएगा यहां पर हम लिख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ए इंटू मैंने क्या किया? सी, और इनका गुणा करने पर क्या आ गया? मान लेते हैं हमारे पास कोई एक आर नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं बच्चों? आर। तो मैंने ए इंटू सी का गुणा किया तो हमारे पास क्या आया? आर।
यहां पर आप देख सकते हो कि यक्स का जो गुणांक है वो क्या आपको दिखाई पड़ रहा है, बी। तो यहां पर जो यक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बराबर है हमारे पास क्या बच्चों, ये बात को आप ध्यान देना, यक्स का गुणांक हमारे पास क्या है, बी। तो ए इंटू सी को आपने किया, आर आया, यक्स का गुणांक बी आया, ठीक है। अब इन्हीं दोनों को आपको ध्यान देना है बच्चे, ध्यान यहां पर यह देना है कि इस बी को, इस बी को हमें इस तरह से दो भागों में तोड़ देना है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला क्या, बी को आपको इस तरह से दो भागों में तोड़ देना है कि जोड़ने पर हमारे पास क्या आ जाए, बी, और उन्हीं दोनों नंबर का, उन्हीं दोनों संख्याओं का हम गुणा कर दें तो गुणा करने पर क्या आ जाए, आर। यहां पर हम इस चीज को यहां पर हिंदी में लिख देते हैं, आप इस चीज को याद रखना, बी को, बी को इस तरह से, तरह से दो भागों में, दो भागों में विभाजित करना है, करना है कि उन्हें आपस में जोड़ने या घटाने पर बी प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो, बी प्राप्त हो, और और उन्हीं को आपस में गुणा करे तो क्या प्राप्त हो, आर प्राप्त हो। आर क्या है, ए इंटू सी, गुणा करें तो ए इंटू सी, ए इंटू सी प्राप्त हो, प्राप्त हो। आई होप कि ये बातें आप समझ गए होंगे। अब आपको हम एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल बच्चे हम आपके सामने लेते हैं द्विघात समीकरण का। जैसे आपको यहां पर ध्यान देना है, जैसे हमारे पास यहां पर है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इक्वल आपके पास 0। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, इसे हमें गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, हल। तो यहां पर मैंने आपको कहा क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक, ए है, ए का आपको करना क्या है, सी में गुणा। तो ए एक है, एक का सी में गुणा करोगे तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना साइड में, तो ए इंटू सी, ए इंटू सी मैंने आपको बताया ए का मान 1 है और सी का मान 6 है, तो आप ए के स्थान पे 1 रखोगे, सी के स्थान पे 6, तो 6 1 का गुणा करोगे कितना आया, 6 आया। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई। अब यहां पर मैंने कहा क्या, यक्स का गुणांक क्या है, बी, तो आपको यहां पर दिख रहा होगा बी का मान हमारे पास कितना है, 5, बी का मान कितना है, 5। अब मैंने यहां पे लिखा क्या, बी को इस तरह से दो भागों में विभाजित करना है। बी का मान 5 है, 5 को इस तरह से दो भागों में आपको विभाजित करना है कि उन्हें आपस में जोड़ने या घटाने पर बी प्राप्त हो, कि उन नंबर को आपस में जोड़ दें या घटा दें तो हमको क्या मिल जाए, बी मिल जाए। और ध्यान देना, और उन्हीं को आपस में गुणा करें तो ए इंटू सी प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो, ए इंटू सी प्राप्त हो। तो बच्चों ध्यान देना, तो ये बताओ 5 को ऐसे दो भागों में आप तोड़ो कि उनको आपस में जोड़ दें या घटा दें तो कितना आ जाए, आपका जवाब होगा कितना, 5 आ जाए। तो बच्चों ध्यान देना, 5 को हम लिख सकते हैं 2 प्लस का 3, ध्यान देना 2 प्लस का 3, तो 2 प्लस 3 आप करोगे कितना आ जाएगा, 5। और ध्यान देना बच्चों, 6 को अगर हम लिखें 2 गुणे 3,
अगर इन्हीं नंबर का आपस में हम मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 3 तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6। आप देख सकते हो, तो हमारे पास वे नंबर मिल चुके हैं जिनका हम आपस में जोड़ दे तो 5 आ जाए, जिनका हम आपस में गुणा कर दे तो कितना आ जाए 6। आपको यही काम करना है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के हल में। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब इसका हम हल कैसे करेंगे। तो हल में आपको इस 5 के स्थान पे 2 + का 3 क्या करना है, रख देना है। तो जब यहां पे रखोगे ये x² प्लस का यक्स है, 5 के स्थान पे आप रखोगे 2 + का 3 और प्लस का ये 6 बराबर आपके पास क्या है 0। यक्स का अंदर गुणा कर देंगे तो x² प्लस का हमारे पास 2x और प्लस का ये क्या हो गया 3x और प्लस का हमारे पास 6 बराबर कितना बच्चे 0। अब यहां पे दोनों संख्याओं में, इस पद में और इस पद में ध्यान देना, ये 2 पद और ये 2 पद आपको दिखाई पड़ रहा होगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों में हमको कॉमन यहां दिखाई पड़ क्या रहा है, x कॉमन दिखाई पड़ रहा है। तो इन दोनों में से जब हम x को कॉमन ले लेंगे तो यहां पर हमारे पास बचेगा क्या, आपका जवाब होगा x, क्योंकि x² है यानी 2x हमारे पास है, एक x बाहर चला गया तो एक x बचा। ठीक है, यहां का x बाहर चला गया, यहां पे हमारे पास क्या बचा 2 बच गया बच्चे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में हमको कॉमन लेना है, इन दोनों में हमें कॉमन क्या दिखाई पड़ेगा, आपका जवाब होगा कि यहां पर 3 कॉमन है, क्योंकि यहां पर भी 3 है और 6 के पास भी कितना है 3। तो जब यहां पर हम 3 कॉमन ले लेंगे बच्चे तो यहां पे हमारे पास x बचेगा और 3 से 6 में आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 2 बराबर आपके पास क्या हो गया 0। आई होप कि यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब देखो, तो x+2 यहां पर भी दिखा, x+2 यहां पर भी दिखा, तो दोनों जगह x+2 है तो कॉमन लेकर इनको एक जगह कर देंगे। तो जब इनको कॉमन लेकर आप एक जगह करोगे तो x+2 हमारे पास एक ब्रैकेट में हो गया और x + का 3 इसको हम एक ब्रैकेट में यहां क्या कर देंगे, लिख देंगे और बराबर क्या कर देंगे 0। अब ध्यान देना, हमें x का मान ज्ञात करना है, तो इसको उठाएंगे 0 के बराबर कर देंगे, एक बार इसको उठाएंगे 0 के बराबर कर देंगे। ध्यान दीजिएगा कैसे, तो इसको हम यहां पर हल करते हैं। तो यहां पर ये हमारे पास है x + का 2 बराबर कितना बच्चे 0, तो 2 आपका उस तरफ जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का क्या 2। तो यहां पर हमारे पास ध्यान दीजिएगा, x का एक मान माइनस का 2 आया, x + 3 बराबर आप 0 करोगे तो x + का 3 बराबर 0, तो x बराबर आप निकालोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 3, तो x का हमारे पास दूसरा मान कितना आ गया -3। अब आपको ध्यान यहां पर ये देना है कि जिस तरह से आपने बच्चे बहुपद में पढ़ा था, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, कितने शून्यक 2 शून्यक, उसी प्रकार द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं, कितने हल 2, और उन्हीं दोनों हल को हम मूल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, मूल। तो शून्यक और मूल दोनों एक ही चीजें होती हैं, आपको ध्यान यहां पर देना है। द्विघात बहुपद को जब 0 के बराबर करते हैं तो हमारे पास द्विघात समीकरण बन जाता है। तो द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है उसी को हम द्विघात समीकरण का क्या बोलते हैं, मूल। मूल का मतलब बच्चे हल। तो यहां पर इस मैंने द्विघात समीकरण को हल किया तो यहां पर x के कितने मान मिल गए 2, और इन्हीं को हम बोलेंगे क्या, मूल। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास क्या है, मूल है। ठीक है, तो इनको हम बोलते क्या है, मूल। आई होप कि आपको बातें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से आप इसका गुणनखंड विधि से हल सीख चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते, एक और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक भाई, तो अगला एग्जाम्पल हमारे पास ये है बच्चों, ध्यान देना इस एग्जाम्पल को। ये एग्जाम्पल है हमारे पास 2x² + x - का 6। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं इस इक्वेशन को। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास है 2x² और प्लस का x - का 6 बराबर कितना है 0। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, a हमारे पास 2 है, 2 का आप 6 में गुणा करो, 2 छंग कितना हो जाएगा 12, और यहां पर आगे माइनस लगा है। तो बच्चे आपको ध्यान ये देना है कि हमारे पास जो a × c आया है, a × c आया है वो हमारे पास कितना आया -12। आई होप कि ये बातें क्लियर हुई। b का मान, x का गुणांक यहाँ पे कितना दिखाई पड़ रहा है, आपका जवाब होगा 1। तो b का मान यहाँ पर हमारे पास कितना है बच्चे, आपको ध्यान देना है 1 है। आई होप कि ये बातें समझ गए। तो हमें ऐसे नंबर को ढूंढना है
बी को ऐसे दो नंबर में तोड़ देना है कि जिनको जोड़ो घटाओ तो कितना आ जाए 1, और उन्हीं नंबर का आपस में गुणा करो तो कितना आ जाए -12। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे नंबर हमारे पास होंगे बच्चों, ध्यान देना, आप इसको लिखोगे 4 में से 3 जाएगा, 4 माइनस 3 करोगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। और बच्चे ध्यान देना, जब 4 का आप गुणा करोगे -3 में तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -12। तो एक नंबर 4 और दूसरा नंबर क्या हो गया, -3। तो आई होप कि आपको नंबर मिल गया। ठीक है, अब यहीं पर हम इसको उठा के क्या करेंगे भाई, पुट कर देंगे। तो जब पुट करोगे तो ये आपके पास हो गया 2x² प्लस यक्स रखेंगे, एक के स्थान पे रखेंगे क्या, 4 माइनस का 3 और माइनस का 6 बराबर क्या बच्चे, 0। यक्स का अंदर गुणा करेंगे तो ये 2x² प्लस यक्स का अंदर गुणा करोगे आपके पास ये 4x, यक्स का -3 में गुणा माइनस का 3x और ये माइनस का 6 बराबर आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक बच्चे, अब यहां पर इन दोनों पदों में हम कॉमन लेंगे और इन दोनों पदों में हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो चलो भाई कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ बच्चे, जो दोनों में उपस्थित हो उसी को हम बोलते हैं क्या है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन। तो यहां पर देखो 2 यहां पर भी दिख रहा है, 4 के पास भी 2 दिख रहा है, यक्स यहां पर भी है, यक्स यहां पर भी दिख रहा है। तो हम यहां पर कॉमन ले लेंगे क्या भाई, 2x। तो जब आप 2x कॉमन ले लोगे तो यहां पे बचेगा क्या आपके पास, यक्स, क्योंकि 2x था, 1x बाहर गया, 1x यहां पे बचा। यहां से जब 2x बाहर ले लोगे तो 4 में आप 2 से भाग दोगे, क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो x+2 बच गया। यहां पे कॉमन बच्चे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, बात को ध्यान दीजिएगा, यहां पर दोनों जगह हमको कॉमन दिखाई पड़ रहा है -3। यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, तो हम -3 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब -3 कॉमन लोगे तो यहां पे बचेगा x, और 3 से 6 में भाग दोगे तो प्लस का ये कितना हो जाएगा, 2। बच्चे ध्यान देना, जब माइनस आप कॉमन ले लिए तो अंदर वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है बच्चे, आपको यहाँ पर मैं एक बात बताऊं, मेरे द्वारा जितनी भी छोटी छोटी बातें बताई जाती हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान देते हुए चलना है, तभी बच्चे आपको प्रश्नावली के एक भी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये x+2 और x+2 दोनों जगह कॉमन है, तो इसको हम एक साथ लेंगे, x+2 एक साथ लिख लेंगे। यहाँ पे 2x-3 आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा, बराबर आपके पास क्या हो गया, 0। अब बच्चे इसको हम 0 के बराबर करेंगे एक बार, और फिर इसको हम 0 के बराबर करेंगे। तो ध्यान देना, तो यहाँ से x+2 बराबर जब आप 0 करोगे तो x बराबर माइनस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो एक x की वैल्यू कितना आ गई, -2। 2x-3 को हम 0 के बराबर करेंगे, तो ये 2x-3 बराबर जब 0 के करोगे तो -3 उस तरफ चला जाएगा, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर आप निकालोगे 3 बटा कितना हो जाएगा बच्चे, 2। तो यहां पर x के हमारे पास ये दूसरा मान आ गया 3/2। तो ये -2 और 3/2 जो मिला है ये हमारे पास इस द्विघात समीकरण के क्या है, हल, और इन्हीं को हम बोलेंगे क्या, मूल। क्या बोलेंगे बच्चे, मूल। मैं बार बार आपको चीजें रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएं। तो हमारे पास क्या है, द्विघात समीकरण के मूल हैं। आई होप कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और बच्चे आगे बढ़ते हुए हम आपको यहाँ पर कुछ छोटे छोटे फार्मूले बताएंगे, उन फार्मूलों को आपको याद रखना है। ध्यान दीजिएगा, अब वो छोटे छोटे कौन से फार्मूले होने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहला फार्मूला आपको ध्यान देना है, a+b का बच्चे होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस का b² और प्लस का क्या होता है बच्चे, 2ab होता है। ठीक, दूसरा फार्मूला आपको ध्यान देना है, a-b का बच्चे क्या, होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक एक फार्मूले को बच्चे, तो a-b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस का b² और यहाँ पे माइनस का क्या होता है, 2ab। यहां पर आपको तीसरा फार्मूला ध्यान देना है, a² माइनस का b²। तो a² माइनस का b² बच्चे होता है एक ब्रैकेट में a+b और एक ब्रैकेट में होता है a माइनस का b। ठीक है, यहां पर इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। चलो चौथे फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। चौथा फार्मूला a-b का आपको होल क्यूब ध्यान देना है, तो a-b का होल क्यूब होता है a³ माइनस का b³ माइनस का 3ab और एक ब्रैकेट में a माइनस का b। पांचवा फार्मूला बच्चे
ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? आपके पास ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab और एक ब्रैकेट में ए प्लस का क्या होता है बच्चे? बी होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। तो बच्चों आपको ध्यान देना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बच्चे जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का क्या होता है? बी स्क्वायर होता है। आपको एक और फार्मूला लास्ट ध्यान देना है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बराबर होता है बच्चे एक ब्रैकेट में ए माइनस का बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर और प्लस का ए बी और प्लस का हमारे पास क्या होता है बच्चे? बी स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास कुछ छोटे छोटे फार्मूले हैं पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस अध्याय के लिए। तो आप इन सभी फार्मूलों को याद रखोगे। ठीक है भाई, ये चीज आपको यहां पर ध्यान देना है। ठीक है, तो इन सभी फार्मूलों को आप याद रखिएगा। यहां पर एक फार्मूला और आपको हम बता देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक फार्मूला और ध्यान देना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपके पास होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का होता है 4ab। ठीक बच्चे, तो इस फार्मूले को भी आप ध्यान देंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे श्रीधराचार्य जी का सूत्र। बच्चे आपको ध्यान देना है कि द्विघात समीकरण को मैंने पहली विधि देखा है गुणनखंड विधि द्वारा हल करना। अब दूसरी विधि है कि द्विघात समीकरण को हम सूत्र के द्वारा हल करते हैं और वो सूत्र होता है बच्चे श्रीधराचार्य जी का सूत्र। श्रीधराचार्य जी कौन है? तो बच्चे श्रीधराचार्य जी एक गणितज्ञ हैं जिन्होंने द्विघात समीकरण को हल करने का एक सूत्र बताया और उसी को हम कहते क्या है? श्रीधराचार्य जी का सूत्र। अब ये सूत्र क्या होता है हम इसको पहले लिखते हैं बच्चे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो व्यापक रूप बच्चे मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, ये एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर क्या होगा? 0। तो ये हमारे पास क्या है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अब यहां पर हम लिखते क्या है? सूत्र। किसका? धराचार्य जी का। तो यहां पे हम लिखते क्या है? सूत्र। अच्छा आप हमें एक बात ये बताओ बच्चे, जब द्विघात समीकरण को आप हल करते हो तो यक्स के ही मान तो आप निकालते हो और हमारे पास यक्स के कितने मान निकल कर आते हैं? आपका जवाब होगा 2 मान निकल कर आते हैं। तो इस सूत्र से भी जो हम मान ज्ञात करेंगे वो किसके मान ज्ञात करेंगे? एक्स के ही तो मान ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे यक्स इक्वल, ध्यान देना दूसरे कलर से लिखते हैं बच्चे। तो यहां पर हम लिखेंगे यक्स इक्वल आपके पास होता है माइनस का बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान का क्या होता है बच्चे? 2a होता है। क्या होता है? 2a। तो यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान का क्या होता है? 2a। इसी को बच्चे हम बोलते क्या है? धराचार्य जी का सूत्र बोलते हैं। इसी को हम बोलते क्या है? धराचार्य जी का सूत्र। तो याद रखिएगा ये हमारे पास क्या है? धराचार्य जी का सूत्र। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब यहां पर देख सकते हो b हमारे पास क्या है? x का गुणांक है। b x का गुणांक है। a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक है। c क्या है? अचर पद है और a मैंने अभी आपको बताया x स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, इस सूत्र की मदद से हम द्विघात समीकरण को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझ लेते हैं कैसे हल करेंगे। तो जैसे बच्चे भी मैंने लास्ट स्लाइड पर एग्जाम्पल आपके सामने लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का यहां पे 6 बराबर हमने क्या लिखा था? 0। इसी द्विघात समीकरण को इस सूत्र के द्वारा हल करते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास वही मान निकल कर आएंगे जो मैंने गुणनखंड विधि से निकाला था। तो देखो भाई चलो, तो यहां पर सबसे पहले यहां पर इसके मान को लिख लेते हैं।
तो यहाँ पर बताओ बच्चे a का मान आपको कितना दिखाई पड़ रहा है? आपका जवाब होगा कि x स्क्वायर का गुणांक 1 है, a का मान 1 हो गया। बच्चे बताओ b का मान कितना है? तो b का मान कितना यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है? 5। c का मान कितना है? आपका जवाब होगा c का मान 6 है। अचर पद हमारे पास क्या है? 6 है। ठीक, अब इसी को हम इसी फार्मूले का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। तो चलो भाई करते हैं इसका प्रयोग। तो ध्यान देना, यहां पर हमें यक्स का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो यहां पर आप लिखोगे यक्स इक्वल, चलो भाई माइनस यहां पे आप लगा दो, फार्मूले में माइनस होता है। बी का मान कितना है? 5 है। तो यहां पर बच्चे हम क्या करेंगे? 5 को ऐसे रख देंगे। ठीक है, फिर यहां पर हम लगाएंगे प्लस माइनस और ये आपके पास ओवर रूट। बच्चों एक चीज ध्यान देना है, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है? जो आप किसी भी चीज का वर्गमूल निकालते हो तो वो प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू प्रदान करता है। जैसे मैं आपसे कहूं, ध्यान देना, जैसे मैं यहाँ पे आपसे बोलता हूं √4, तो √4 की जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा प्लस माइनस का कितना बच्चे? 2। प्लस माइनस 2 का मतलब ये है कि ये आपकी संख्या -2 भी हो सकती है और ये संख्या आपकी +2 भी हो सकती है। बात समझ में? क्योंकि -2 का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, -2 मल्टीप्लाई -2 तब भी कितना आएगा? 4 आएगा। और 2 का केवल 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई 2 तब भी कितना आएगा? 4 आएगा। तो प्लस माइनस का मतलब जब किसी का आप वर्गमूल मिला निकालते हो तो वो प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलो तो यहां पर प्लस माइनस बी का मान कितना है? 5। तो यहां पर हम रखेंगे क्या? 5। 5 का स्क्वायर करना है, 5 का मैंने स्क्वायर कर दिया, माइनस 4। ए का मान बच्चे कितना है? 1। तो 5 गुणे 1। सी का मान आपको कितना दिखाई पड़ रहा है? सी का मान 6 है। बटे में यहां पर हम लिखेंगे क्या? 2a। 2a का मान बच्चे आपको कितना दिखाई पड़ रहा है? आपका जवाब होगा 1 है। कोई दिक्कत? आई होप कि आपको यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो चलो, तो यहां पे लिखते हैं यक्स इक्वल, तो ये आपके पास माइनस का 5 है, लिख लो। यहां पे लगाओ भाई प्लस माइनस, रूट के अंदर ध्यान देना, यहां पर 5 का वर्ग करोगे 25 और 4 का 6 में गुणा करोगे कितना? 4 एकन्नम 4 छंग 24। तो आप लिखोगे 25 माइनस का कितना भाई? 24 और बटे में 2 एकन्नम 2। इतनी बातें समझ में? अब 25 में से 24 आपका जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो बच्चों इधर आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 25 में 24 गया, 1 बचा। और 1 का जब आप वर्गमूल लोगे, देखो 1 के ऊपर क्या लगा है? रूट। तो 1 का जब वर्गमूल लोगे तो वो आएगा क्या? प्लस माइनस का 1 आएगा। कितना आएगा? प्लस माइनस का 1। मैंने भी आपको समझाया था ये चीज। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे x बराबर माइनस का 5 और यहां पर आप लिखोगे प्लस माइनस का क्या भाई? 1 और बटे में हमारे पास कितना हो गया? 2। अब आपको ध्यान देना है, एक बार यहां पर प्लस ले लो, प्लस के साथ यक्स का मान निकाल लो, एक बार यहां पर माइनस के साथ यक्स का मान निकाल लो। तो जब आप प्लस लोगे तो यहां पे लिखोगे यक्स बराबर माइनस का 5 और प्लस का 1 बटे में कितना हो गया? 3 हो गया। ध्यान देना, तो ये -5 में से 1 जाएगा, -5 प्लस 1 को हल करोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का यहां पे कितना भाई? 4/3। ध्यान देना, तो यहां पर 1 मिनट बच्चे थोड़ा सा गलती कर दिए, यहां पे हमारे पास क्या है? ये 2 है। तो ये हमारे पास कितना है बच्चे? 2। इसको भी थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना है? 2। तो ये माइनस का 4/2, इसको आप काट दोगे तो यहां से हमें कितना मिल गया? -2। तो यक्स का आपने एक मान निकाला और ये यक्स का जो एक मान निकल कर आया हमारे पास वो कितना आ गया बच्चे? -2। अब दूसरा यक्स का मान निकालेंगे, यहां पे कौन सा चिन्ह लेकर? माइनस का चिन्ह लेकर। तो जब आप माइनस का चिन्ह लोगे तो यहां से यक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 5 और ये माइनस का 1 बटे कितना? 2। तो -5 -1 मिलकर कितना? -6। माइनस का 6/2, 2 से आप इसको भाग दोगे कितना आ जाएगा? -3। तो यहां से आपने यक्स का मान निकाला दूसरा और ये दूसरा यक्स का मान कितना आ गया? -3। तो देखो बच्चे यक्स के आपने 2 मान निकाल लिए, एक -2 एक -3, और यही दोनों इस द्विघात समीकरण के क्या है? मूल हैं। और अभी आपको ध्यान देना है बच्चों, यहां पर ध्यान दो, कहां गया मेरे पास? ये देखो, इस द्विघात समीकरण का मैंने गुणनखंड विधि द्वारा से यक्स का मान -2 -3 निकाला है। और यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने इस फार्मूले की मदद से यक्स का मान -2 -3 निकाला है।
तो यहां पर जो आपने ये फार्मूला यूज किया इसको हम बोलेंगे क्या, द्विघात समीकरण का हल करने का ये क्या है, सूत्र। और ये सूत्र कौन सा है, त्रिधराचार्य जी का सूत्र है। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये हमारे पास क्या है बच्चे, ये दो मूल हैं, क्या है, मूल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम कुछ बातें करते हैं, ध्यान देना। अब बच्चे आपने अभी जो देखा कि हमारे पास द्विघात समीकरण को हल करने पर जो मूल प्राप्त होते हैं, उन मूलों की प्रकृति अब हम देखने वाले हैं कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। द्विघात समीकरण को आप हल करोगे तो दो मूल प्राप्त होंगे, दो मूल का मतलब दो मान प्राप्त होंगे चर के, ठीक है। अब उनकी प्रकृति कैसी होगी, हम उसकी प्रकृति को पहचानेंगे कैसे, क्या कोई ऐसी विधि है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे आप हेडिंग डालिएगा, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति। अब आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना है बच्चे, मैंने यहां रूट के अंदर जो लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है। यही हमें बताएगा क्या कि हमारे ये जो मूल मिल रहे हैं ये मूल कैसे होंगे, ध्यान दीजिएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac ही हमें बताएगा कि हमारे द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे। अगर बगैर आप द्विघात समीकरण को हल किए आपसे अगर पूछा जाए कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac हमें बताएगा क्या कि हमारे मूल कैसे होंगे। अब कैसे बताएगा आपको ध्यान ये देना है। तो बच्चे मैंने अभी आपके सामने कहा क्या कि ये जो बी स्क्वायर माइनस का 4ac है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसी को बच्चे हम किसके बराबर लिखते हैं, डी के बराबर। किसके बराबर, डी, ध्यान देना है। बी स्क्वायर माइनस 4 इसी को क्या कहा जाता है, डी। और डी को जानते हो बच्चे क्या कहते हैं, डी को हम कहते हैं विविक्तिकर। क्या कहते हैं, विविक्तिकर, ध्यान देना है। डी को कहते क्या है, विविक्तकर। डी हमारे पास क्या होता है, विविक्तकर। और विविक्तकर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब यही हमें बताएगा कि हमारे पास जो द्विघात समीकरण के मूल होंगे वो कैसे होंगे। अब आपको यहां पर ध्यान देना है बच्चों, ध्यान से आप हमारी एक एक बात को सुनिएगा। यदि हमारा जो बी स्क्वायर माइनस का 4ac है बराबर ये किसके है, डी के, बराबर किसके है, डी के, तो यहां पर आपको ध्यान देना है बी स्क्वायर माइनस का 4ac यदि ये बराबर हो जाए किसके, जीरो के, किसके बराबर हो जाए, जीरो के, बात को आप ध्यान देना। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाए किसके, जीरो के, तो जब ये जीरो के बराबर हो जाएगा बच्चे, तो आपको यहां पर ध्यान देना है, तब जो मूल प्राप्त होंगे, तब मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे व बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। बात समझ में आई बच्चे, ध्यान देना। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो के बराबर होगा तो जो यक्स के मान मिलेंगे वो दोनों रियल होंगे और साथ में दोनों क्या होंगे, बराबर। जैसे यहां पर ध्यान दो, यक्स के दो मान मिले, -2 -3, ठीक है। अब ये दो अलग अलग मान हैं, ये दोनों मान क्या होंगे, बराबर। कब बराबर होंगे, जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके होगा, जीरो के। पहली कंडीशन आपको ध्यान देनी है। दूसरी बात आपको यहां पर ध्यान ये देनी है कि यदि बी स्क्वायर माइनस का 4ac बड़ा हो जाए किससे, जीरो से, किससे बड़ा हो जाए, जीरो से, इसका मान अगर जीरो से बड़ा आ रहा है, तो जीरो से जब बच्चे बड़ा आएगा तब जब इसके मूल प्राप्त करेंगे तो वो मूल वास्तविक तो होंगे पर एक समान नहीं होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो यहां पर ध्यान देना, तब मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे परंतु भिन्न भिन्न
होंगे। क्या होंगे बच्चे? भिन्न भिन्न होंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा किससे? 0 से। तीसरी कंडीशन आपको ध्यान ये देनी है कि जब बी स्क्वायर माइनस का 4ac छोटा हो जाए किससे? 0 से। जब ये 0 से छोटा हो जाएगा तब जब इसके मूल होंगे वो मूल आपके पास क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो जाएगा 0 से तब तब मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होंगे। इसका मतलब बच्चे ध्यान देना, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस में आ जाए, 0 से छोटा माइनस में, जैसे आप यहां पर ध्यान देना, जैसे यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने हल किया तो यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल किए तो 25 में 4 गया, कितना आया? प्लस का 1 आया। क्या ये माइनस में आया? आप बोलोगे नहीं। अगर यही मान माइनस में आ जाता तो उसको हम बोलेंगे क्या? काल्पनिक मूल होंगे। क्योंकि बच्चे माइनस के अंदर जब रूट में कोई चीज माइनस में होता है तो वो एक काल्पनिक संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? काल्पनिक। तो आपको ध्यान देना है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाएगा तब मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। तो ये मूलों की 3 कंडीशन होती है, आप इनके माध्यम से आप मूलों की प्रकृति बता सकते हो। तो आई होप ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान दीजिएगा। इसी को हम किसके बराबर बोलते हैं? डी के बराबर। ये भी हमारे पास किसके बराबर है? डी। और इसको हम बोलते क्या है? विविक्तकर। तो विविक्तकर ही हमें बताता क्या है? मूलों की प्रकृति के बारे में बताता है। तो आई होप बच्चे आप यहां तक चीजों को समझ गए होंगे। तो इनको हम एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे तो आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलो बच्चों, तो आज के लिए यहीं तक। तो आज मैंने इस चैप्टर के पूरे इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया। तो बच्चे अब अगली क्लास में हम इसकी प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे। तो बच्चे आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चीजों को आप एक बार रिवाइज करके आइएगा क्लास में, ताकि जब हम प्रश्नावली की शुरुआत करें तो वहां पर आपको एक एक चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो चलिए बच्चे, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।